तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? एवरीथिंग इज ओके? एक बार मैं फिर से आज पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th की मैथमेटिक्स। कौन सी चीज़? मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो एक कल भी बताया था, जो पहले दिन शुरू किया था उस दिन भी बताया था, और आज भी बता रहा हूँ कि आपको जो है घर से बाहर नहीं निकलना है। जब तक गवर्नमेंट का कोई आदेश नहीं आ जाता है तब तक आप घर से बाहर ना निकलें। जैसे एडमिशन कराना है तो एडमिशन मम्मी पापा को भेज दीजिए, सिग्नेचर विग्नेचर फॉर्म पर जो भी होते हों वो घर पर ही कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मान लीजिए कोई ज़रूरी काम है तभी बाहर जाइए, अन्यथा अनावश्यक घर के बाहर ना जाएं। क्रिकेट मैच बिल्कुल ना खेलें, उसको छोड़ दें, क्योंकि आईपीएल देखिए, जब बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग नहीं खेल रहे हैं क्रिकेट मैच, तो आप लोगों का कोई हक नहीं होता है मैच खेलने का, है ना। क्योंकि अब इतना ज़्यादा कोरोना पैंडेमिक फैल रहा है, कोरोना महामारी इतनी तेज़ी से फैल रही है कि आप लोगों को घर पर रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। अभी आपके आसपास इन्होंने में एक केस आया है नया, तो ये कहीं न कहीं लापरवाही ज़रूर है। और केस क्यों आते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं कि केस क्यों आते हैं, आखिरकार केस इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? 10,000 आ रहे हैं, 12,000 आ रहे हैं एक दिन में। तो केस इसलिए नहीं आ रहे कि कोरोना बढ़ रहा है, केस किस लिए आ रहे हैं, ये रियलिटी है, वास्तविकता है। केस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि चेकअप क्या हो रहे हैं, पहले अगर 300-400 चेकअप हो रहे थे तो आज 10,000 50,000 एक दिन में टेस्ट किए जा रहे हैं। इस वजह से केसेस मिल रहे हैं, है ना। कोई नया नहीं मिल रहा। हाँ, उनके कॉन्टैक्ट में जो आता है वो नया होता है, लेकिन वो तभी पता चलेगा जब टेस्ट होंगे। और टेस्ट जब कैसे पता चलेगा? एक दिन में मान लीजिए 400 टेस्ट हुए, उस दिन 200 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ, तो कहेंगे कि जो है आज टेस्टेड बहुत, मतलब कोरोना बहुत कम हुआ, बहुत कम फैला आज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस दिन आप ज़्यादा टेस्ट शुरू करेंगे उस दिन से आपको दिखेगा कि कितने ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं, है ना। तो कोरोना पूरे तरीके से पूरे भारत में कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर ना हो। हालांकि कहीं कहीं जगह जैसे कि असम है, या फिर अरुणाचल प्रदेश है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, वहाँ पर एक एक केसेस हैं, लेकिन हैं ज़रूर, कहीं ना कहीं हैं ज़रूर। तो ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं हुआ है। तो आपको ये संभाल के रखना है अपने आप को, जिससे कि आप पढ़ाई आगे जो भी लक्ष्य पाना चाहते हैं वो भी हासिल करें। आप अगर आपका लक्ष्य 90% है, 80%, अगर मान लीजिए अगर बीमारी के प्रकोप में आ गए, इफ़ यू आर अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस, देन हाउ यू रीच योर गोल, आप कैसे पहुँचेंगे अपने गोल पर। तो इसलिए ज़रूरी है कि घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, है ना। यही हम लोग अपेक्षा करते हैं आपसे कि घर पर होंगे, स्वच्छ होंगे, सुरक्षित होंगे। और चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो मेनली आज क्लास 10th का मैथ पढ़ाएंगे और इंग्लिश भी पढ़ाएंगे 10th की, लेकिन आज जो मेनली पढ़ाने जा रहे हैं वो मैथमेटिक्स, जो कि आपको अच्छे से आती होगी, 9th में पढ़ा होगा आपने। तो देख लेते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, इसके अंदर कितना नंबर का पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर का, उसकी चर्चा करते हैं आज हम पहले। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं मैं, तो आपके सामने लिखा हुआ है NS, इसका मतलब होता है, नहीं पढ़ना ना, ऐसा नहीं। NS का मतलब होता है कि नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम दिख रहा है ना, इससे कहते हैं NS का मतलब नंबर सिस्टम, जो कि 5 नंबर का आएगा। संख्या पद्धति आपके सिलेबस में है, ये आपके सिलेबस का, मैथ के सिलेबस का मैंने एक्सप्लोर किया है, बता रहा हूँ, उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो ये अलजेब्रा जिसे आप बीजगणित कहते हैं, अलजेब्रा जिसे आप बीजगणित कहते हैं, जिसके अंदर आपको पढ़ना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ट्रायंगल भी उसके अंदर आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर आएंगी अलजेब्रा के अंदर, जो कि 18 नंबर का होता है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर है और काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट चैप्टर है, क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन आपको जो मैं जहाँ से शुरू करूँगा वहीं से आप पढ़िएगा और धीरे धीरे आराम से लेकर चलेंगे, और आपको अंत तक समझ में आएगा। जब अंत पूरा सिलेबस ख़त्म हो चुका होगा तब आप देखेंगे कि आपको कितना ज़्यादा तैयार हो चुका होगा, अगर आप मेरा कहना जरूर मानेंगे तब। चलिए देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसे कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति,
जो कि आपके यहाँ बोर्ड में पूछी जाने वाली है। कितने नंबर की? 5 नंबर की पूछी जाने वाली है। अलजेब्रा जो कि बीजगणित है, ये कितने नंबर पूछे जाने वाला है? ये 18 नंबर का पूछा जाएगा। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति क्या होता है, जिसमें पूछा जाता है कि रियल नंबर क्या होते हैं, अनरियल नंबर क्या होते हैं, अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर तो एक इंटर लेवल का चैप्टर हो गया, तो उसकी अलग बात है, लेकिन इसमें पूछा जाता है मेनली नंबर सिस्टम, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इन सब के बारे में। हालांकि आपके यहाँ जो सिलेबस में है वो रियल नंबर है, ठीक है, तो उसके बारे में ये सब चर्चा होती है ना। तो 5 नंबर का आता है। और अलजेब्रा जो कि 18 नंबर का आता है, जिसे बीजगणित कहते हैं। मैंने बताया इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रायंगल वगैरह इसमें होंगे, ठीक है, एक्सेट्रा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति, जियोमेट्री जिसे ज्यामिति कहते हैं, जिसमें आपको एंगल पूछा जाए। जैसे मान लीजिए ये कोई एक ट्रायंगल है, ये अगर 30 डिग्री का है और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जानते होंगे ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए ये एंगल कितने डिग्री का होगा, एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण कितने का होगा। तो आप नॉर्मली मतलब ये क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, ये आपको परिचय दे रहे हैं, ये एक इंट्रोडक्शन चल रहा है किसका, मैथ का, कि क्या सिलेबस है आप में, ठीक है, वो देखते हैं। हालांकि कोई टीचर्स ये सिलेबस डिस्कस नहीं करते हैं, मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर आप जान जाएंगे तो उसको और अच्छे से पढ़ेंगे, तभी तो। अगर आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में क्या है, कितने नंबर का आएगा, तो कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पर कम फोकस करना है, ये चीज़ें आपको पता होंगी तो आपको अच्छे मार्क आते हैं। इसे कहते हैं स्ट्रेटजी, इसे हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क। आप लाइफ में तभी सक्सेस हो सकते हैं जब आपके पास एक हार्ड वर्कर आदमी हो, और प्लस हार्ड वर्कर तो होना बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्कर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क आना चाहिए। क्या आना चाहिए? स्मार्ट वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं प्लस स्मार्ट वर्क करते हैं तो आप बहुत दूर तक जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं जानते करना, तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी कमी है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि अगर अपने देश में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्कर कौन होता है? किसान होता है, या फिर वो लेबर, वो मजदूर जो मनरेगा में कार्य करता है। देखिए हार्ड वर्क कितना ज़्यादा करता है। क्या नरेंद्र मोदी उतना हार्ड वर्क करते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज वो कहाँ हैं? वो प्रधानमंत्री के पद पर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हार्ड वर्क तो किया प्लस स्मार्ट वर्क भी किया, है ना। तो क्या किया? हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इज द थिंग ऑफ सक्सेस। यानी कि अगर आप देखें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करते हैं तो वो एक अच्छी सी सक्सेस बनाती है, आपको अलग करती है, वो भीड़ से अलग करती है। बहुत से लोग जुड़े होते हैं इस भीड़ में। भीड़ का मतलब जैसे कि आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड हाई स्कूल में है, परसेंटेज अच्छा लाना चाहते हैं, 10th में कम से कम 40-50 लाख लोग तो आएंगे, नहीं आएंगे 40-50 लोग तो 30 लाख तो आएंगे, 100% है। तो उस 30 लाख में से आपको अलग करेंगे। भाई टॉपर जो होते हैं वो हार्ड वर्कर तो होते ही होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? स्मार्ट वर्क भी करते हैं। क्या करते हैं? स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इज फुल सक्सेस। ओनली हार्ड वर्क इज नॉट हैव बीन सक्सेस, नॉट प्रॉपर वे सक्सेस, बट you can be success but not a proper successful person। तो ये एक कमी होती है जो आपको सुधारनी है कि आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों होना जरूरी है, जो कि मैं सिखाऊंगा आपको कैसे आप वो हार्ड वर्क भी कर सकते हैं और स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं। हाउ यू कैन हार्ड वर्क एज वेल एज स्मार्ट वर्क डू विथ मी। मेरे साथ आप कैसे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना सीखेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं बता रहा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि 5 नंबर का है, और ज्योमेट्री जो कि 12 नंबर का है, और ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति जिसे कहा जाता है, वो 12 नंबर का आता है। मेंसुरेशन जो कि 8 नंबर का आता है। मेंसुरेशन मतलब समझते हैं ना, क्षेत्रमिति। जैसे आपसे कह दिया जाए कि ये कोई एक ट्रायंगल है, बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये क्या है, इसी कोई साइड दे दी जाए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसका पूछा जाए कि क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होगा।
है ना। तो ये किस में आता है, मेंसुरेशन में आता है। किसी सर्किल का दे दिया जाए, ये 2D फिगर जितने भी हैं या 3D फिगर जितने भी हैं, उनमें से कुछ भी आपके सिलेबस के अंदर जो भी हो उसका पूछा जाए कि ये भैया ये कहानी है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्षेत्रमिति के अंदर रखेंगे। अच्छा, मेंसुरेशन के अंदर रखेंगे। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपका एक प्रोबेबिलिटी नया जुड़ा हुआ है सन 2018 में, है ना। 2018 में ये जोड़ा गया प्रोबेबिलिटी जो कि प्रायिकता इंटर का सिलेबस हुआ करता था, लेकिन अब आप लोगों में क्या हो गया है, ऐड कर दिया गया है आफ्टर 2018। तो ये प्रोबेबिलिटी एक प्रायिकता एक नया चैप्टर है। स्टैटिक्स तो हुआ करता था, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। यहाँ से टैक्सेशन यानी कराधान को हटाया गया, कई नए चैप्टर ऐड किए गए, जैसे ट्रायंगल नहीं हुआ करता था उसको भी ऐड किया गया। तो एक नए सिलेबस में एक नया परिवर्तन आया आफ्टर 2018 के बाद, है ना। नॉट आफ्टर 2018, इन 2018 के बाद नहीं, 2018 में ही आया सिलेबस में परिवर्तन आफ्टर 2017, ठीक है, 2017 के बाद। तो मेंसुरेशन 8 नंबर का आएगा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो कि 10 नंबर का आएगा। आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है प्रायिकता, प्रायिकता का मतलब होता है कि संभावना, किसी चीज़ की संभावना होगा। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और अभी ना पढ़ूँ, ये भी एक संभावना हो सकती है। अभी वीडियो पॉज कर दूँ, ना चले, तो ये भी एक संभावना है, ठीक है। चल भी सकता है वीडियो, नहीं भी चल सकता, मैं पढ़ा भी सकता हूँ, नहीं भी, तो ये संभावना होती है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। जैसे एक सिक्के को उछाला जाए ऊपर, एक सिक्के को उछाला तो उसमें हेड और टेल आने की कितनी संभावनाएं हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। किसी भी चीज़ की होने की और ना होने की जो संभावना होती है वो कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। नहीं समझे? अरे भैया ये कह रहा हूँ कि किसी भी वस्तु की होने की, ना होने की जो भी संभावना होती है उसे हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता। चलिए आगे शुरू करते हैं, ये आपका सिलेबस है। अच्छा, मैं ये बता दूं आपको कि मैं यहाँ से शुरू करूँगा। सबसे पहले इसको पढ़ाऊँगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा। इस क्यों पढ़ाऊँगा वो भी बताता हूँ। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा, उसके बाद फिर मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के बाद आपको सीधे पहुँचाऊँगा मैं जियोमेट्री पे, जियोमेट्री के बाद फिर आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर, उसके बाद आएंगे हम लोग नंबर सिस्टम पे, और नंबर सिस्टम पे नहीं पढ़ाएंगे, फिर पढ़ाएंगे अलजेब्रा, और अलजेब्रा के बाद नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के बाद आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी होगा। बात समझ में आई? क्या पढ़ाएंगे? पहले पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, उसके बाद पढ़ाएंगे मेंसुरेशन जिसे क्षेत्रमिति कहते हैं। मेंसुरेशन के बाद हम लोग पहुंचेंगे जियोमेट्री पे, जियोमेट्री के बाद हम पहुंचेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद अलजेब्रा के बाद नंबर सिस्टम, और सबसे आखिरी में रखेंगे स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। बात समझ में? हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे? त्रिकोणमिति से शुरुआत करेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? सब त्रिकोणमिति क्यों पढ़ाना चाहते हैं? सब त्रिकोणमिति इसलिए पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि ये एक थोड़ा सा टफ चैप्टर है। दूसरी बात, ये जल्दी भूल जाते हैं आप लोग, और 12 नंबर का आता है, तो इसको 2 बार पढ़ाने की इच्छा रहेगी। एक बार अभी पढ़ा दे, जब लास्ट टाइम जब पेपर होगा उससे पहले एक रिवीजन करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। उसके बाद मेंसुरेशन एक एकदम थोड़ा सा एकदम लॉजिकल, बहुत ज़्यादा लॉजिकल चैप्टर है। अगर आप जहाँ भी थोड़ा सा स्किप किए, तुरंत हाथ से चला गया क्वेश्चन, स्किप किया नहीं, थोड़ा सा दिमाग इधर से उधर फिराया, कहानी खत्म। तो मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री जो भी मैं चैप्टर पहले पढ़ाऊँगा, उसका मतलब यही होगा कि इसको सर दोबारा पढ़ाना चाहते हैं, है ना। इसको क्या करना चाहते हैं? दोबारा पढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में पूरी तरीके से घुस जाए, कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, जाने ना पाए, है ना। यही मेरा मेन मोटिव है पढ़ाने का, कि अगर क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में तो तुम ये ना कहो कि सर ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने पढ़ाया ही नहीं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँ और उस टॉपिक से क्वेश्चन ही ना आए। जो मैं पढ़ाऊँ और अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो वो सिलेबस के बाहर हो, ऐसा कभी संभव ही नहीं हो सकता। ये बात की गारंटी और दावा है मेरा, ये मैं अपने आप से और आपसे वादा करता हूँ। चलिए देखते हैं आगे, फिर सिलेबस पे डिस्कस करते हैं। सिलेबस डिस्कशन हो चुका है, अब सीधे क्वेश्चन पर आएंगे और थ्योरी पे आएंगे। और किताब तो आपके पास होगी, तो सीधा पहुँचते हैं बुक्स पर, और सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो कि काफ़ी अच्छा चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा।
ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पहुंचते हैं त्रिकोणमिति पे। तो ट्रिग्नोमेट्री पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल याद रखना है। क्या याद रखना है? राइट एंगल ट्रायंगल याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? सर ये क्या होता है? अरे भैया ये कुछ नहीं होता है, ये एक त्रिभुज होता है। ट्रायंगल का मतलब होता है ट्रायंगल का मतलब होता है, शेप में लीजिएगा थोड़ा। ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज, और त्रिभुज का मतलब क्या होता है? सर त्रिभुज का मतलब ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज नहीं। त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। क्या? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायंगल, यानी त्रिभुज, ट्रायंगल। आप देखो यहाँ छिपा हुआ है ट्राई। ट्राई ट्राई मतलब होता है, ट्राई मतलब होता है तीन, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पे देखो त्रिभुज, यानी जिसकी भुजाएं कितनी हो? तीन हो, उसे हम कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज अगर आपसे पूछे त्रिभुज क्या है? त्रिभुज एक पॉलीगन है। क्या है? त्रिभुज एक क्या है? पॉलीगन। पॉलीगन अभी आप लोग नहीं जानते होंगे बहरहाल, लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू हैव टू लर्न दिस कि व्हाट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल इज अ पॉलीगन। ट्रायंगल एक क्या है? पॉलीगन। आपसे कोई पूछ ले, ये एक जनरल नॉलेज की बात है, एक जनरल नॉलेज की बात है कि ट्रायंगल क्या है, तो ट्रायंगल एक पॉलीगन है। आगे जब भी इंटर में पढ़ेंगे, इंटर के बाद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज, नहीं इंटर में आ जाएगा। इंटर फाइनल में जब होंगे आप तो पॉलीगन, वहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा एक चैप्टर है, तो वेक्टर अलजेब्रा में पॉलीगन है। वेक्टर अलजेब्रा में एक पॉलीगन भी, पॉलीगन के कुछ क्वेश्चन हैं, पॉलीगन के साथ हाँ कुछ क्वेश्चन हैं, तो उनको आपको देखना है। तो वही पॉलीगन, पॉलीगन मीन्स ट्रायंगल, है ना। पॉलीगन, ट्रायंगल क्या है? एक पॉलीगन, ठीक। अच्छा, समकोण त्रिभुज क्या होता है? सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो आज पता चल जाएगा। समकोण त्रिभुज, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। जरा इंक डाल देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक कोण, एक एंगल 90 डिग्री हो, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। नहीं समझे? एक बार फिर से सुनो। जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, जिसका एक एंगल, यानी एक ऐसे त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, ठीक। ये 90 डिग्री का है आपका। सर ये जरूरी है कि ऐसे ही बना रहे? नहीं सर, ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही है। सर ये ऐसे भी हो सकता है, सर ये ऐसे भी हो सकता है, सर ये ऐसे भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि यही सेफ हो। तो इसमें 90 डिग्री कौन सा होगा? सर ये 90 डिग्री है। सर इसमें कौन सा है? सर इसमें ये 90 डिग्री है। तो ये सब समकोण त्रिभुज है, 1 2 3, ये जितने भी मैंने दिखाया है ये सब राइट एंगल ट्रायंगल ही हैं। बात समझ में आई? नहीं समझ में? एक बार फिर से समझो। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? आप अगर एक बार देखें राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल वो चीज़ होती है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। Of an triangle which have a angle have 90 degree called right angle triangle। उसमें एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। ये जानना आपके लिए बहुत बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है।
तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, कोई हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि सर मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे हिंदी में पढ़ाइए। अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर हिंदी इंग्लिश में या ऐसे कुछ बताइएगा। ये आपके लिए दोनों लोगों के इम्पॉर्टेंट है। अगर मैथ की बात करें तो हिंदी या इंग्लिश दोनों इक्वल होती हैं, क्योंकि मैथ में ज़्यादा इंग्लिश का रोल नहीं होता है, ज़्यादा हिंदी का रोल नहीं होता है। मैथ में सिर्फ तो क्वेश्चन का रोल होता है ना। क्वेश्चन लिखेंगे डायरेक्टली आ जाएगा आंसर, बात खत्म। तो ये मैं बता रहा था कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल समझ में आया, राइट एंगल ट्रायंगल समझ में आया। इसको जरा मैं रफ कर दूँ, किसी एक में बता देता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल ये आपका 90 डिग्री है। ठीक, ये आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री के जो यहाँ पर होता है इसे हम कहते हैं बेस। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बेस। 90 डिग्री के नीचे जो रेखा होती है, जो लाइन होती है, उसे हम कहते हैं बेस। 90 डिग्री पे जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, या इसे हम कहते हैं लंब, है ना, इसे कहते हैं आधार, है ना। और 90 डिग्री के जो सामने वाली जो लाइन होती है, सामने वाली रेखा होती है, उसे हम कहते हैं क्या, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, या इसे हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो बात सुनिए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो ये चीज़ थी, आपको याद रखना है। पर मैं फिर से बताता हूँ कि 90 डिग्री के सामने वाली जो रेखा होती है, लाइन होती है, उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री की जो नीचे होती है उसे हम बेस कहते हैं। 90 डिग्री के जो इधर होती है, 90 डिग्री पे जो परपेंडिकुलर होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लंब कहते हैं। बात समझ में आई? तो ये आपको याद रखना है। मैं रफ कर देना हूँ ऊपर फिर से। और मान लीजिए ये कोई एंगल ए है, ये बी है और ये सी है। तो एंगल सी बराबर कितना है, 90 डिग्री। अच्छा, एक चीज़ और भी आपको जानना जरूरी है, क्या, कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना डिग्री होगा। अगर कोई एक ट्रायंगल है, ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, एंगल ए बी और सी, ये कोई एंगल है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। त्रिभुज के तीनों भुजाओं के, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आगे हम जियोमेट्री में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, जियोमेट्री में पढ़ेंगे। पर आपको जियोमेट्री से यहाँ रिलेटेड है, इस वजह से याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी ये इस कोण का योग, इस कोण का योग और इस कोण का योग कितना होगा, टोटल होगा 180। 180 से ना ज़्यादा ना कम, 180 से ना एक ज़्यादा ना 0.5 कम, यानी ना 1 रुपये से हम ज़्यादा लेंगे ना 1 रुपये से कम हम देंगे। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात समझ में आ गई। ठीक, तो त्रिभुज कोई भी हो, कोई भी त्रिभुज हो, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे वो एक्यूट एंगल हो, चाहे वो ऑब्ट्यूज एंगल हो, चाहे तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो चाहे जैसा ट्रायंगल हो, उसका सभी का, उन सभी त्रिभुजों का कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। जितने भी कोण होंगे, एंगल होंगे, उनका सभी 180 डिग्री। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल ए बराबर 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। आपसे कहा जाए एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, देन सी इज इक्वल टू, एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल सी बराबर क्या होगा, एंगल सी बराबर क्या होगा, तो तुरंत बताइएगा आप, कितना डिग्री होगा,
9 5 14 40 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। कैसे आएगा? अरे भैया नहीं समझते हो क्या? या फिर से समझो यार। मैंने कहा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। होता है कि नहीं होता? अभी इससे पहले बताया था। यहाँ पे एंगल ए बराबर 90 डिग्री दे रखा हुआ है, एंगल बी बराबर 50 डिग्री दे रखा हुआ है, और एंगल सी आपसे पूछा गया है बराबर 180 डिग्री। बात समझ में? तो अब 9 5 14 140 ही हो जाएगा। जोड़ना तो आता है ना? इधर देखो जोड़ना, 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री, 0 0 9 5 नहीं जोड़ना आता। 9 10 11 12 13 14 9 5 14 ऐसे भी नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 9 के बाद जोड़ना है। 9 10 11 12 13 14 कितना हुआ? 14 हुआ। ठीक है, तो 140 आ गया। अच्छा, जो लोग जोड़ नहीं पाते हैं, हमने ऐसे बताया, ऐसे भी जोड़ते होंगे ना, तो समझ लो बहुत कमज़ोर हो भैया। अगर ऐसे जोड़ते हो और उंगली से जोड़ते हो तो दिक्कत आएगी मैथ में। तो 9 5 140 हो जाएगा। आपको ओरली करना था, जैसे मैंने किया ओरली। देखा, अरे 90 ये 50 है, 9 5 140 140 और 180 80 में से 40 चले गए, तो कितना बचा? 40 बचा। तो ऐसे होता है क्वेश्चन हवा में। 9 5 140, तो एंगल सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 140 बराबर आ जाएगा एंगल सी 40 डिग्री। कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। तो ये फायदेमंद होता है ऐसे क्वेश्चन पे डालने के लिए। मान लीजिए आपसे ये एंगल सी ना पूछा जाता, आपसे पूछ लिया जाता, चलिए ये एंगल बताइए, ये एंगल बताइए, तो आप क्या निकाल देते हो? 40 डिग्री। क्योंकि आपको पता है किसी भी सरल रेखा पर जो एंगल बनता है, किसी भी सरल रेखा पर जो एंगल बनता है वह 180 डिग्री का होता है। यहाँ पे आपको जो एंगल दे रखा हुआ वो 40 डिग्री का है, तो बाकी बचा हुआ एंगल क्या होगा? कितना होगा? बाकी बचा हुआ भैया 140 डिग्री होगा। बात समझ में? अब भी नहीं समझे? अरे भैया के रहे, इधर समझो। अरे मैंने कहा कि ये जो लाइन होता है, लाइन, ये जो लाइन है, लाइन पर बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है। इसे हम सरल कोण कहते हैं, इजी एंगल कहते हैं। तो टोटल ये 180 होना चाहिए। तो एंगल सी बराबर दे रखा हुआ है, एंगल सी इसको मान लो एंगल बी, एंगल बी मान लो। एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर होना चाहिए 180। आपसे पूछा गया एंगल डी, एंगल सी बराबर कितना दे रखा हुआ? 40 डिग्री। और 40 डिग्री उधर चला जाएगा, तो एंगल डी 180 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 140 होगा कि नहीं होगा? एंगल डी बराबर कितना आया? 140। यही तो लिखा हुआ अभी, यही तो लिखा हुआ है। ठीक, जहाँ तक मैं समझाऊँ आप समझ गए होंगे। इसको हम रख करके आगे बढ़ते हैं। तो ये तो एक बेसिक बात थी। अभी चैप्टर हमारा शुरू नहीं हुआ है। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मैंने बता दी कि ये जो होता है आपका 90 डिग्री, ये मान लीजिए ये 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा? आधार, बेस आधार होगा, ये क्या होगा? लंब होगा, और ये क्या होगा? कर्ण होगा। अभी तो बताया भैया। यहाँ पर एक वैज्ञानिक, एक अर्थमेटिशियंस आ गए, क्या नाम था उनका? उनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस। उन्होंने कहा भैया किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। गोल्डन रिजल्ट है भैया ये। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कैसे? देखो इसको हम लोग लिख देते हैं ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बात में मान लीजिए आपकी ये चेक करना, ये सही है कि नहीं, चेक करते हैं।
हम लोग चेक करते हैं क्या ये इन्होंने जो दिया ये सही है कि नहीं। तो मान लीजिए आधार है 3, लंब है 4, तो कर्ण कितना होगा, कर्ण देखते हैं कितना होगा, देखते हैं। तो आधार का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 9 कितना हुआ 25, तो के बराबर कितना आ गया 5, के बराबर कितना आ गया 5। आप जरा देखो क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर है, क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर होता है कितना 25, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 प्लस 16, 16 9 25। ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना, नहीं समझे। अरे भैया समझो यार, थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग की अपनी बत्ती खोलो, ये जो लाल लाल बत्ती है ना उसको हरी करो। पहले लाल बत्ती जो दिमाग में भरी है उसको कितना करो हरी करो। लाल बत्ती गाड़ी से चलना वो ठीक है, लेकिन दिमाग में लाल बत्ती न रखो, खतरे की निशानी न रखो अपने दिमाग में। क्या रखो, हरी बत्ती रखो, हमेशा एक्टिव रहो, ठीक है। मैंने क्या बताया, पाइथागोरस प्रमेय क्या बताया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो 90 डिग्री, ये आधार है एल से लिख देते हैं, ये लंब है और ये कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मान लीजिए मैंने माना आधार 3, लंब बराबर 4, तो कर्ण बराबर हमें निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, देखिए इस वाले फार्मूले को यूज करेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या होता है आधार का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस लंब 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अच्छा कितने लोगों को स्क्वायर नहीं निकालना आता, तो मैं बताता हूँ। देखो स्क्वायर लिखा हुआ है, इसे पढ़ते हैं स्क्वायर, तो क्या पढ़ते हैं स्क्वायर। 3 की घात 2, कभी कभी टीचर क्या बोलते हैं 3 की दूसरी, 3 की दूसरी तो 3 की घात 2, 3 की घात 2 या 3 स्क्वायर बोलते हैं। तो 3 का स्क्वायर करने के लिए आप जितना यहाँ लिखा हो उतनी बार 3 का मल्टीप्लाई कर दें। जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें 2 बार। जैसे यहाँ पे लिखा होता 3 की पावर 4, तो आपको 3 कितनी बार मल्टीप्लाई करना था, अपने आप बोलेंगे कितनी बार 4 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इतनी बार मल्टीप्लाई करना होता है। ये कैसे आता है 4, भैया गुणे में घाते क्या होती हैं जुड़ती हैं, क्या होती हैं गुणे में घाते जुड़ती हैं। तो 1 + 1 + 1 + 1, तो 3 पावर 4 क्या लिख देते हैं 3 पावर 4 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 3 की पावर 4 लिख देते हैं। किसी को इसमें दिक्कत तो फिर से देखो 3 की पावर ऐसे लिखा हुआ है 5, इसका मतलब है आपको 3 की पावर 5 निकालना है। तो 3 की पावर 5 कैसे निकालें, 3 की पावर 5 ऐसे निकालें कि 3 का गुणा कितने बार कर दो, यहाँ जितना लिखा हो 5 बार, 3 3 1 2 3 4 5, तो इतनी बार आप गुणा कर देंगे किसका 3 का। तो 3 तरह के 9 3 27 3 81 3 3 43 243, कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा। यानी कि 3 की पावर 5 = 243। बात समझ में, यानी यहाँ जितना लिखा होगा उतनी बार उसको क्या करना होगा गुणा करना होगा। बात समझ में। तो वैसे ही यहाँ पे क्या लिखा हुआ 3 के स्क्वायर लिखा होता है, यहाँ पर 3 तरह की कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर लिखा हुआ यानी 4 को कितनी बार गुणा करना है 2 बार, तो 4 गुणे 4 बराबर 16। बात समझ में आई, अब समझ में आई जी हाँ बिल्कुल आ गई होगी। अगर अब नहीं आई तो ज़िंदगी में नहीं आएगी। इतने अच्छे समझा रहे हैं कि अगर भैया, अरे भैया तुम समझते कुछ नहीं हो। 3 का स्क्वायर का मतलब 3 का 2 बार गुणा, 4 का स्क्वायर मतलब 4 का आपस में 2 बार गुणा। तो वही तो लिखा है 4 चौक 16, 3 तरह की 9, तो ये क्या हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा।
और 16 9 कितना होता है ये तो आपको पता ही होगा। तो के स्क्वायर बराबर 16 और 9, तो के बराबर कितना आ जाएगा 25, के स्क्वायर बराबर। अब देखिए यहाँ पे एक गोल्डन फार्मूला लगने वाला है जो आपको पता होना चाहिए, क्या कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है के बराबर 5, क्या लिखा हुआ है के बराबर, जैसे लिखा हुआ मान लीजिए 4 लिखा हुआ, मान लीजिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, क्या आप इसको स्क्वायर कर सकते हैं? बात समझिएगा अभी, तो क्या आप इसको स्क्वायर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बताइए। मान लीजिए दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो के स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16 आ गया कि नहीं आ गया, ये बता दो उनको। क्या के स्क्वायर बराबर 16 आ गया कि नहीं आ गया? मैंने क्या किया के बराबर 4 लिखा हुआ था, के बराबर 4 लिखा हुआ था, दोनों तरफ क्या किया मैंने स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया दोनों पक्षों में। आई हैड डन द बोथ स्क्वायर इन द बोथ साइड, आई हैड वर्क व्हाट आई हैड डू, आई हैड डन स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। तो के स्क्वायर बराबर क्या आ गया 16 आ गया, 4 का स्क्वायर 16। तो अगर हमको यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है, अगर हमको यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है तो इस स्क्वायर को हटाना होगा, और ये स्क्वायर हटता है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 16 की पावर 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। और ये जो 1/2 होता है उससे हम लोग अंडर रूट कहते हैं, क्या कहते हैं स्क्वायर रूट कहते हैं। अब स्क्वायर रूट से कोई भी वैल्यू कैसे बाहर निकलती है उसको देखिएगा। के बराबर अंडर रूट 16 को हम लोग क्या 4 गुणे 4 नहीं लिख सकते? क्या 4 गुणे 4 नहीं लिख सकते? भाई 16 का मतलब होता है 4 गुणे 4, यानी कि 4 को 2 बार नहीं लेना है, 4 को हम लोग क्या करेंगे 2-2 के जोड़ों में बनाएंगे, 2-2 के जोड़ों में बनाएंगे, जिसको 1 में कन्वर्ट करेंगे वो हो जाएगा 4। क्या और क्या आ गया 4 आ गया। क्या वही वैल्यू नहीं आ गई जो पहले मैंने ली थी, क्या बराबर 4। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर स्क्वायर लगा है और स्क्वायर लगा है उसके सामने कुछ लिखा हुआ है तो उसको ऐसा तोड़ो कि 2-2 में कन्वर्ट हो जाए, वही संख्या क्या हो जाए उसको 2 बार लिखो। मतलब नहीं समझे तुम, फिर नहीं समझे, अरे समझो भैया, इसका मतलब एक संख्या को 2 बार तोड़ो, एक संख्या को ऐसा तोड़ो कि वही संख्या 2 बार टूट जाए। नहीं समझे? अरे तुम नहीं समझोगे। जैसे 9 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, इसको ऐसा तोड़ा गया कि एक ही संख्या कितनी बार लिखी गई 2 बार लिखी गई, तो इससे क्या होगा वो स्क्वायर हट जाएगा और क्या आ जाएगा वहाँ पर एक निश्चित संख्या आ जाएगी। बात में स्क्वायर रूट हटाना कैसे कैसे हटाया जाता है स्क्वायर रूट, इतनी गहरी बात बता दी, कोई आजकल ये सब चीज़ें बताता ही नहीं, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पढ़ाते हैं चले जाते हैं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो क्या करता हूँ बेसिक टू एडवांस, अभी ऐसे से क्वेश्चन कराएंगे कि समझ में नहीं आएंगे, लेकिन अभी ऐसे धीरे धीरे करा रहे हैं, वो समझ में नहीं आएंगे जो हमारे वीडियो नहीं देखे होंगे उनको नहीं समझ में आएगा। अगर 20 से वीडियो जो कोई देखेगा उसको समझ में कतई ही नहीं आएगा, ये बात गारंटी है, चाहे देख लीजिएगा आप करके। तो ये मैं कह रहा था कि अगर आपको स्क्वायर रूट हटाना है क्या करते हैं, इसको ऐसे फैक्टर करते हैं कि एक ही नंबर के 2 हो जाएं पास में, जैसे ये। तो के बराबर क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 5 गुणे 5। अगर ये 2 हो गया और स्क्वायर लिखा हुआ तो कितना हो जाएगा के इक्वल टू 5, ये स्क्वायर रूट होता है पास में। तो देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी पाइथागोरस प्रमेय, यानी पाइथागोरस जो साहब थे उन्होंने क्या कहा, एकदम सही बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये सब कहानी कहाँ बता रहे हैं भैया, ये सब कहानी इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके बुक में इसे क्वेश्चन दिए गए हैं, इस थ्योरम बेस्ड, इस थ्योरम पर क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। अब आपको जो लोग 9th में ढंग से पढ़े होंगे तो उनको एक बात पता होगी, क्या पता होगी कि कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। कितने होते हैं आप घर पर बताएंगे, कितने बताएंगे, कितने होते हैं 6 होते हैं। आपके कितने मामा हैं आप अपने घर पर बताएंगे कि आपके कितने मामा हैं,
1 2 3 4 2, तो जितने भी मामा हों उनको बढ़ा दीजिए, कितने कर लीजिए, 6 कर लीजिए। कौन कौन से, उनके नाम रख लीजिए। अगर आपके 1-2 मामा हैं, 1 ही मामा है, 3 मामा है, उनको कितने कर लीजिए, 6 कर लीजिए। कितने कर लीजिए, 6 बना लीजिए। लाने लगाने वाले ये वो जो भी लगा लीजिए। और मामा का नाम क्या रख दीजिए, रख दीजिए साइन, कॉस, टैन, कॉट और सेक और कॉसेक। अपने मामा के नाम क्या रख लीजिए, अपने मामा के नाम क्या रख लीजिए, साइन रख लीजिए, कॉस रख लीजिए, टैन रख लीजिए, कॉट रख लीजिए और सेक रख लीजिए और कॉसेक रख लीजिए। बात समझे, नहीं समझे? अरे भैया आपके मामा हैं, मामा के नाम बदल कर क्या रख लो, साइन रख लो, कॉस रख लो, टैन रख लो, कॉट रख लो, सेक रख लो, कॉसेक रख लो, जिससे क्या होगा, आसानी से याद हो जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि 90 डिग्री होता है, ये आपका आधार होता है, ये आपका लंब होता है, ये आपका कर्ण होता है। तो हमारा जो साइन होता है, अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, मान लीजिए मैं इसको थीटा मान लूँ, तो साइन का जो रेशियो होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, अर्थात लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ये होता है, आपको याद रखना है। आपको क्या करना है, याद रखना है कि साइन थीटा बराबर, अगर एंगल ये थीटा है तब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। अच्छा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार अपान कर्ण होता है। टैन थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो टैन थीटा इक्वल टू होता है, क्या होता है, होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। कॉट अगर ये थीटा है तो कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा इसका जस्ट उल्टा होता है, तो वो होता है आधार बटे लंब। तो क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। सेक अगर ये थीटा एंगल है तो सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है कॉस थीटा का जस्ट उल्टा होता है कर्ण बटा आधार। सेक में ले लीजिएगा, कॉसेक थीटा, अगर ये थीटा एंगल है तो कॉसेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, यानी इसका और इसका रेशियो ये होता है, इसका और इसका रेशियो ये होता है, इसका, इसका और इसका रेशियो ये होता है। बात में रेशियो मतलब होता है कि अनुपात। आप इसको अनुपात में लिख सकते हैं ना, ये कह सकते हैं L अनुपात A। अनुपात का मतलब एक प्रकार से बटा ही होता है, वो आगे चलकर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अच्छा, तो अब इस पर आपको याद रखना है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो तुरंत भूल जाओगे। आपको इन सबको याद करने से अच्छा है कि आप एक ट्रिक आती है जिसका नाम होता है लाल बटे कक्का, के। आपको याद रखना है लाल बटे कक्का। क्या याद रखना है, लाल बटे कक्का। इसका मतलब एल का मतलब लंब, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। बात समझ में आई? तो यहां से आप ले लो 3 रेशियोज। कौन से रेशियो ले लो, 3 रेशियोज, साइन कॉस और टैन, 3 रेशियोज। 3 रेशियोज को लिखा नहीं हुआ लंब बटे कर्ण, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ कहीं लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कहाँ है, आधार बटा कर्ण मतलब कॉस थीटा। लंब बटे आधार का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार का मतलब टैन थीटा। तो आप ये कह सकते हैं लाल बटे कक्का से कि ये साइन का रेशियो है, ये कॉस का रेशियो है, ये टैन का रेशियो है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। बात समझ में? आपको अगर ये याद होगा तो साइन और कॉस और टैन के रेशियो आपको पता चल जाएंगे। बात समझ में आई?
साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर ए आधार बटा कर्ण और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले थ्योरी बताता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पे कूदता हूँ। अगर आपको एक बार थ्योरी आ गई तो क्वेश्चन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप कर ले जाएंगे आप। क्योंकि अगर एक बार आपको थ्योरी पता है तो क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएंगे। उसमें क्या है, उसमें सिर्फ कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, जो कि मैं बता दूँगा। तो ये याद रखना है आपको, LAL बटे KA। बात समझिए, ये क्लास 10th प्लस क्लास 11th के लिए भी फायदेमंद है, जो लोग बेसिक से पढ़ते हैं। ठीक है, लाल बटे कक्का। अच्छा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। आपके कितने मामा हैं बोलेंगे अभी तुरंत? 6। अभी सिखाए ना 6, 1 2 ना करना, सीधा 6 बोलना। जब भी मैं क्लास में आऊँगा आपसे पूछूंगा आपके कितने मामा हैं, तो आप कितने बोलेंगे? 6 बोलिएगा। ठीक है, कौन कौन से नाम भी पूछूंगा मैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, है ना। तो ये सब चीज़ें याद रखी। आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। जैसे मान लीजिए, हाँ आपको क्या याद रखना है, स्क्वायर याद रखना है। 1 का स्क्वायर बराबर 1, 2 का स्क्वायर बराबर 4, 5, 3 का स्क्वायर बराबर 9, 4 का स्क्वायर बराबर होता है, ऐसे लिख देते हैं, आपको ज़्यादा आसानी होगी। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या को उतनी बार गुणा किया गया है 2 बार। कितनी बार किया गया है? 2 बार। 1 गुणे 1 बराबर 1 का स्क्वायर बराबर 1, या 2 गुणे 2 बराबर 2 का स्क्वायर बराबर 4। इतना जानते हो? 2 और 1 2 और 1। 3 गुणे 3 बराबर 3 का स्क्वायर बराबर 9। 4 गुणे 4 बराबर 4 का स्क्वायर बराबर 16। बात समझ में आई कि ये स्क्वायर बनते कहाँ से हैं। तो आपको 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर आने ही चाहिए, 25 या 25 से ज़्यादा। ठीक, अब मैं बता देता हूँ, यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ। स्क्वायर डायरेक्टली स्क्वायर लिखता हूँ, तो 1 का स्क्वायर बराबर 1, 2 का स्क्वायर बराबर 4, 3 का स्क्वायर बराबर 9, 4 का स्क्वायर बराबर 16, 5 का स्क्वायर बराबर 25, 6 का स्क्वायर बराबर 36 और 7 का स्क्वायर बराबर 49, 8 का स्क्वायर बराबर 64 9 का स्क्वायर बराबर होता है आपका 81 और आपका 10 का स्क्वायर बराबर होता है 100, 11 का स्क्वायर बराबर होता है 121, 12 का स्क्वायर बराबर होता है 144। इसी प्रकार 13 का स्क्वायर बराबर होता है 169, 14 का स्क्वायर बराबर होता है 196, 15 का स्क्वायर बराबर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256 और 17 का स्क्वायर होता है 289 और आपको 18 का स्क्वायर होता है 324 और 19 का स्क्वायर होता है आपका 361, 20 का स्क्वायर होता है आपका 400। इसी प्रकार लिख लिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। तो ये आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखिए पूरे तरीके से दिख रहा है, लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक पहुँचे? पहुँच गए 20। 20 के बाद आ जाते हैं 21। 21 का स्क्वायर होता है 4 4 1, 22 का स्क्वायर होता है 4 4 400, 22 का स्क्वायर 441 होता है, 2 4, 22 का स्क्वायर होता है आपका 3 तरह के 9, 529, 23 का स्क्वायर होता है 529, 22 होता है 484 और 24 का स्क्वायर होता है 576,
24 का स्क्वायर होता है 576 एंड 25 का स्क्वायर होता है 625। पास में तो ये इतने स्क्वायर आपको याद रखने हैं। ये आपका होमवर्क होगा कि आपको इतने स्क्वायर याद ही रखने हैं, और जितनी थ्योरी बताई गई, जितनी भी थ्योरी बताई गई उसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। आज गर्मी बहुत तेज़ है, इतनी तेज़ गर्मी है कि पसीना थम ही नहीं रहा है, इतनी तेज़ गर्मी कि पसीना थम नहीं रहा है, समझ लीजिए। तो मैंने क्या क्या बताया, आपको बताया कि आपके कितने मामा हो गए, 6 मामा हो गए। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो ये चीज़ें मैंने बताई। उसके बाद मैंने बताया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। उसके बाद मैंने बताया राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। किसी भी लाइन पर खींचा हुआ एंगल, किसी भी एक पैरेलल लाइन पर खींचा हुआ एंगल 180 डिग्री का होता है, ये मैंने बताया। और ये सब चीज़ें मैंने बताई आपको याद रखना है। ये सब चीज़ें मैंने रिवीजन करा दी एक बार फिर से, तो जरूर से जरूर इनको याद रखें। अच्छा, आइए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 8A का पहला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 8A का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एक त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री, अर्थात ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जरूर होगा, क्योंकि एंगल B बराबर क्या दे रखा हुआ है, इसने 90 डिग्री दे रखा हुआ है। भैया ये एक समकोण त्रिभुज होगा। कैसे होगा, मैंने कहा किसी भी त्रिभुज में अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो कितने, कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अरे तुमको चलो थोड़ा और नॉलेज दे देते हैं ट्रायंगल में, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा लेकिन और मैं दे देता हूँ। एक होता है अधिक कोण, अधिक कोण, एक होता है समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, और एक होता है न्यून कोण त्रिभुज। तीन त्रिभुज होते हैं, एक होता है अधिक कोण, एक होता है समकोण, एक होता है न्यून कोण। तो देखो तुमको याद रखना है, इसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण इसे हम कहते हैं अक्यूट, अक्यूट। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो उसे हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। जिसका 90 डिग्री के बराबर हो, एक एंगल कितने बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री से, यानी सभी जितने भी एंगल होंगे 90 डिग्री से कम होंगे तो वो कैसा होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। इज लेस देन 90 डिग्री, वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ये आपकी जानकारी के लिए, हालांकि ये ट्रायंगल में बातें चलेंगी। ये तीन त्रिभुज अलग होते हैं, तीन त्रिभुज और होते हैं, टोटल 6 ट्रायंगल होते हैं, 6 त्रिभुज होते हैं टोटल। उनको देखा मैंने, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। एक बार फिर से देखते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, एक कोण किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण या एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये इनकी इंग्लिश होती है जो कि आपको आगे चलकर बहुत जरूरी होंगी, सीखने के लिए फायदेमंद होंगी आपको। तो इंक लगा देता हूँ।
इंक डाल देता हूँ। हाँ, तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं, एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं आज, उसके बाद मैं कुछ होमवर्क दूंगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन करने होंगे आपको घर पे। थ्योरी मैंने समझा दी है, बाकी क्वेश्चन आप करिएगा घर पर। मैं पहला क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन फंसे उसमें लिख दीजिएगा नीचे कमेंट में, या फिर अपने ग्रुप में, हाई स्कूल वाले ग्रुप में, संत प्रतीक इंटर कॉलेज हाई स्कूल का जो ग्रुप है उसमें लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये मेरा नहीं आया। ये कौन सी बुक है, डॉक्टर मनोहर रे बुक, ये डॉक्टर मनोहर रे बुक मैं ले रखा हूँ। डॉक्टर मनोहर रे बुक है, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपको मनोहर रे आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 8 है। जैसे मान लीजिए आपको पूछना है कि सर ये वाला क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पर नीचे कमेंट में लिख दीजिए कि सर एक्सरसाइज 8A का ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा। तो एक त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है आपका ABC। सर ये आप A यहाँ मान लिए, सर B यहाँ मान लिए हैं, सर आप C यहाँ मान लिए, ये कैसे सर, हम कैसे माने? सर ऐसा कुछ नहीं होता है, आप जो चाहें वो मान लें, जहाँ चाहें वहाँ मान लें, बस ये थोड़ा आसानी बैठेगी, बस अलग बात। AB बराबर एंगल ABC, एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री और AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर और देन पूछा गया है आपसे 3 मामा के घर, साइन A बराबर कॉस A बराबर टैन A बराबर। कॉस को मैं ज़रा सही से लिख देता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर फेस कर रहे होंगे राइटिंग में, तो वो एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा। कॉस A, साइन A और टैन A, ठीक है। तो ये पूछा गया है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्या लिखा गया है? त्रिभुज ABC, मैंने पूरी थ्योरी बता दी आपको कि एंगल के सामने कौन सा कर्ण होगा, कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा, सब मैंने थ्योरी बता दी कि नहीं बता दी? अगर मेरे द्वारा जो बताई गई थ्योरी है, विच आई हैव टोल्ड यू, अगर आपको जो बताया गया है मेरे द्वारा थ्योरी जो बताई गई है, अगर आप उसको समझ के पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन मतलब कुछ नहीं है। जिस बच्चे ने थ्योरी समझ लिया उसके लिए ये क्वेश्चन हलवा है। क्या है? हलवा। कौन सा हलवा? जो तुमको पसंद हो, गाजर का हलवा, लौकी का हलवा, रवा का हलवा, जो भी आपको पसंद हो, है ना, तो वो हलवा है ये। देखो, त्रिभुज ABC बना लिया, एंगल B बराबर 90 डिग्री बना लिया, एंगल B बराबर कितना? 90 डिग्री बना लिया। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो आपसे पूछा गया है साइन A, तो सीधा सीधा आपको क्या लिखना है? लाल बटे का। तो साइन A यानी एंगल, अगर ये A है, ये लेते हैं, ये एंगल ले लेते हैं, एंगल A, ये एंगल ले लेते हैं। साइन A बराबर ये एंगल A है, जैसे वहां पे थीटा हुआ करता था, वैसे यहाँ क्या है? एंगल A है, ठीक। तो लाल बटे का, ये लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन A बराबर होता है। साइन A बराबर क्या होगा? साइन A बराबर होगा क्या? लंब बटा कर्ण। अब तुमको लंब तो 5 पता है, तुरंत लिख दोगे 5 सेंटीमीटर, लेकिन कर्ण तो 90 डिग्री के सामने होता है, वो तो दिया ही नहीं गया। सर इस क्वेश्चन को हम करें कैसे? सर आपने बताया, आपने थ्योरी बताई, सर ये होता है, ये होता है सर, लेकिन आप बताइए कि 5 सेंटीमीटर तो इसमें दिया क्वेश्चन में, लेकिन सर यहाँ पे ये कैसे निकालें? सर इसमें तो हम फंस गए।
आपने बेकार पढ़ाया, आपने पता नहीं क्या पढ़ा दिया और हमको आ ही नहीं रहा क्वेश्चन, तो सर यहाँ पे कैसे निकालें। अरे बुद्धू, अरे पगले, गधे, नालायक, बदतमीज, हरामखोर, जिसके मन में ये शब्द पैदा हो गया कि सर हम करें कैसे। अरे तो तुमको एक चीज़ और तो बताई थी, क्या बताई थी, बोलो। मैंने बताया था गण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर आपको आधार दे रखा हुआ है, लंब दे रखा हुआ है, तो कर्ण निकालने में कितनी देर लगेगी भैया? 5 सेकंड। कितना देर लगेगा? 5 सेकंड। कर्ण का स्क्वायर निकालना है हमको, कर्ण निकालना है। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 अभी लिखवाया था। 144 प्लस 25 169। 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 अभी लिखवाया था। 13 का कितना होता है? 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। डायरेक्टली ये क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। बात समझ में आई? अगर ये 13 आ गया तो 5/13 इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? नहीं समझे? हम समझ गए? नहीं समझे? ठीक, इसको छोड़ो। ये कहाँ से 13 आया, कैसे आया, ये हम समझाते हैं। देखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर कितना है? 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर मैंने अभी लिखा है 144। कैसे यहाँ लिख देता हूँ, 12 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर 5, 5 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यही तो होगा, यही तो होगा। तो 12 का स्क्वायर होता है आपका 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 5 4 9, 14 2 16, 169। कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 169। ये किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है 13 का स्क्वायर। स्क्वायर रटने का यही फायदा होगा कि आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। कर्ण का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? 13। पास में कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 13। अब बताओ साइन ए में कोई प्रॉब्लम? 5/13। अगर आपसे पूछा जाए कॉस ए बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? 12 और आधार बटा कर्ण। आप कहेंगे आधार 12 है, कर्ण 13 है, तो 12/13। अब क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। tan ए बराबर होता है 5/13, यानी कि लंब बटे आधार। अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछता, सिर्फ और सिर्फ tan ए पूछता, तब तो आपको इसको निकालने की जरूरत नहीं थी। जरा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। जब आपसे सिर्फ और सिर्फ tan ए पूछा जाता तो आपको इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, हाइपोटेनस को निकालने की जरूरत नहीं थी, 13 निकालने की जरूरत नहीं थी, इसका मान निकालने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसका tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो डायरेक्टली आप लिख देते 5/12। बात सुन आई? 12/13, 5/13। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी क्वेश्चंस आप लगाइएगा घर पर। आपको क्वेश्चन फंसेगा जानते हैं कौन सा? 2 नंबर हो सकता है फंस जाए, 3 नंबर भी हो सकता है, लेकिन कर लीजिएगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन कल बताऊंगा, उसके बाद आप करिएगा, ठीक? उससे पहले आप कर लीजिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16। वो 16 छोड़ दीजिए, 13, 14 और 15 कर लीजिएगा। 13, 14 और 15, 13, 14, 13 नंबर, 14 नंबर एंड 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर ये डॉक्टर मनोहर रे से आप 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर कर लीजिएगा। चलिए बाय, जय हिंद।